हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल सेल्फ विजिलेंस। मेरा नाम है संदीप शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो WBCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ 2019 का जो पेपर है उसका हम लोग एनालिसिस का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके हमारे इस चैनल पे जाइए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। और ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। अगर आप पिछले 10 साल का पेपर अगर कर लेते हैं, मैंने देखा है करके, तो वहाँ पे आपको 25% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एकदम मैच करता है, बार बार रिपीटेड होता है। तो अगर आप सारे पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा और 25% आपको चिंता नहीं करना होगा। इसलिए मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहे होंगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश। ये बात किसने कहा था? साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश। ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे जो बी नंबर ऑप्शन है, शिव शिव स्वामी अय्यर, उसने कहा था। मतलब साइमन कमीशन रिपोर्ट का उन्होंने ये कर रहे थे, अनादर कर रहे थे, उनको रिजेक्ट कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है, कुका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कुका मूवमेंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारा असम, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। हमारा पंजाब से रिलेटेड है। देखिए क्या आप कहते हैं इसके आंसर में, कुका मूवमेंट वाज मार्क द फर्स्ट मेजर रिएक्शन ऑफ पीपल इन द पंजाब टू द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1849। मतलब 1849 के बाद ब्रिटिश लोग ने जो पॉलिटिकल ऑर्डर इनिशिएट किया था उसके रिएक्शन के लिए उन्होंने कुका मूवमेंट शुरू किया था पहली बार पंजाब में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कन्विंस्ड बाय। मतलब जो पाकिस्तान का जो आइडिया है सबसे पहले कन्विंस्ड किसने किया था? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है कि ये जिन्ना होगा, लेकिन ये जिन्ना नहीं होगा, M.A. जिन्ना नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक, देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। इकबाल इज ऑल्सो नोन एज अल्मा इकबाल एंड हैज़ ऑल्सो रिटन सारे जहाँ से अच्छा। ये भी याद रखिएगा, सारे जहाँ से अच्छा इन्होंने लिखा है। Iqbal also took keen interest in the part of the politics of his life, of his time, and is revered as a spiritual father of Pakistan. इन्हें कहा भी जाता है spiritual father of the Pakistan. In 1930 में क्या हुआ था? इकबाल delivered a presidential address to द 25th सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मतलब जो कि अहमदाबाद में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो एक सेशन हुआ था, 25 सेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया था। क्या डिलीवर किया था? उन्होंने एक्सप्रेस्ड किए थे थॉट्स ऑन इस्लाम एंड नेशनलिज्म। तो यहाँ से वो डिलीवर किए थे पहली बार। कहा जाता है इकबाल इज कंसिडर्ड टू हैव गिवन द विजन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब उन्होंने पाकिस्तान क्रिएशन करने का विजन दिया था, जबकि जिन्ना ने क्या किया था, इस विजन को शेप किया था, मतलब आकार दिया था, आगे बढ़ाए थे। तो ये है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था हमारा 1919 में। आंसर बी होगा। और इसके बारे में चलिए देखते हैं। ये ठीक हमारा जो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द पावर ऑफ कॉमन फॉक। दिस मतलब अपना पकड़ अच्छा से बनाने के लिए, अपना मनमौजी करने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, जबकि इंडिया में इसका बहुत ही विरोध हुआ था, फिर भी ये ज़बरदस्ती पास हुआ था। दिस लॉ वाज पास्ड इन मार्च 1919 बाय द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच गेव देम पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि अरेस्ट एनी पावर, ये पावर देता है अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, बिना ट्रायल के लिए। तो इसके पहले जो हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, सेम उसी जैसा रिलेटेड है, जालियांवाला बाग से रिलेटेड है। और जो 3 जन को फांसी के लिए INA टुक ट्रायल प्लेस एट रेड फोर्ट पे हुआ था, तो उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है पार्ट 1 तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोवेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल पार्टीशन के ठीक बाद ही कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गदर मूवमेंट। तो ये आंसर होगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट। हमारे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही जस्ट हम लोग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए थे। चलिए इसमें देखते क्या लिखा गया है। द मूवमेंट बिगन इन 1906, ये भी याद रखिएगा, 1906 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इंडियन नेशनल्स अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंडियन नेशनल्स जो थे अपोज करते थे, विरोध कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल का। वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये भी बहुत हद तक एक सक्सेसफुल ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में मूवमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड सीट्स असेंबली। ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी में अच्छा मार्क्स उठाना है तो आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा, उसका पेपर, वहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस सब अच्छा से जो भी अमेंडमेंट है अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं WBCS के एग्जाम में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आना ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको अच्छा से ख़त्म कर लीजिएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट ऑप्शन ना दे के हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते क्या क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये बात किस में है, ST SC रिजर्वेशन, उसका सीट को बढ़ाने के लिए, रिजर्वेशन को लिए, और एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, इसका बात किस में कहा गया है, कौन सा अमेंडमेंट में? 79th अमेंडमेंट में देखिए क्या क्या कहा गया है। मैं चारों ऑप्शन को डील किया हूँ आपको अच्छा से याद रखने के लिए, समझाने के लिए। तो 79th में क्या है, ऑफिशियली नोन एज द 79th Amendment Act 1919 extended the period of reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes. Okay, extended the period ऑफ रिजर्वेशन, माने पीरियड को एक्सटेंड किया गया है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 10 ईयर्स, दूसरे और 10 सालों के लिए, जो कि 26 जनवरी 2010 तक चलेगा। तो ये बात हुआ है 79th अमेंडमेंट में। ओके, तो आप देख रहे सकते पहले ही मैंने इसको डील कर दिया है, तो आंसर ही हमारे 79th हो जाएगा। फिर भी मैंने और बाकी सबको भी डील किया है जिससे कि आपको याद हो जाए, और बाकी ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ऑप्शन में दे दिया है तो पिछले साल अगले साल इसमें से किसी का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबका डील किया है। तो आप देख लीजिए 111th अमेंडमेंट में क्या हुआ था इसमें हुआ था क्या, ये कब हुआ था, 1961 में, ये भी याद रखिएगा। प्रोवाइडेड द दैट वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इसमें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके बारे में कहा गया है 111th अमेंडमेंट में, और इसमें दोनों हाउसेस के जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर कंसिस्ट रहेंगे। और 63rd अमेंडमेंट में क्या बोला गया है, 63rd अमेंडमेंट में बोला गया है, ये 1988 में पास हुआ था, और इसमें क्या होता है, मेकिंग सर्टेन चेंजेस इन रिगार्ड टू मेकिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन पंजाब एंड टू ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट स्टेट। मतलब इसमें जो पंजाब जो स्टेट है हमारा, उसमें जो हम लोग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन करने के लिए कुछ चेंजेस किया गया था, और प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में कैसा काम करेगा, कितना काम करेगा, किस हद तक काम करेगा, पावर क्या होगा, उस बारे में 63rd अमेंडमेंट में लिखा गया है, किया गया था। 54th में देखते हैं अमेंडमेंट में क्या हुआ था। दिस बिल सीक्स टू अमेंड पार्ट D ऑफ द सेकेंड शेड्यूल और टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड शेड्यूल है उसका पार्ट D जो है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया था। और क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था सैलरी ऑफ जजेस, इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ जजेस, माने सैलरी ऑफ जजेस जितना होगा उसको इंक्रीज किया जाएगा। मेक एन इनेबल प्रोविजन इन आर्टिकल 125 एंड 221, ये दोनों आर्टिकल बनाया गया एक्स्ट्रा अमेंडमेंट करके फॉर टू प्रोवाइड फॉर चेंजेस इन द सैलरीज ऑफ जजेस इन द फ्यूचर पार्लियामेंट बाई लॉ के द्वारा जजेस लोग का सैलरी बढ़ाने का बात कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज
कितना ऑप्शन देखते हैं, 1 टायर, 2 टायर, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हमारा सी, मतलब कि 3 टायर। 3 टायर देखिए कौन कौन सा 3 टायर है। पहला है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, सेकंड में है मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या ब्लॉक ब्लॉक लेवल, और थर्ड नंबर पे जो है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 टायर होता है। और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1992। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब से फॉर्मलाइज्ड हुआ था और कौन सा अमेंडमेंट के तहत हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो 73rd अमेंडमेंट के तहत हुआ था। पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट अडेप्टेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान इन नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया गया था राजस्थान का नगौर डिस्ट्रिक्ट में, ये तब किया गया था। और द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व बनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, मतलब आर्टिकल 280 जो है हमारे इंडिया का, उसमें क्या है, किस चीज़ के बारे में है? ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, इंटरस्टेट काउंसिल, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, फाइनेंस कमीशन। तो आंसर हमारा होगा फाइनेंस कमीशन। देखते हैं इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 of the constitution, under article 280 of the constitution, mainly to give its recommendation on distribution of tax revenue between tax revenue, मतलब टैक्स रेवेन्यू दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके किसके बीच में? यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में, या स्टेट्स खुद के बीच में। तो ये सारा चीज़ कौन बंटवारा करेगा? इसके में सारा बात लिखा हुआ है किस में? तो 280 में, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चंस आ रहा है। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप आर्टिकल से, आप भी देखते जाइए आर्टिकल से रिलेटेड और भी कितना सारा क्वेश्चंस है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, शेड्यूल, पार्ट, ये सारा चीज़ अच्छा से रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर टू ग्रांट पार्डोन आर इंजॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज, मतलब कि जो माफ़ करने का जो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के पास है ये पावर? तो ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। चलिए आंसर में देख लेते हैं क्या लिखा है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 72। तो देख सकते हैं कि मेरा ये बताने का मकसद ही यही है कि आपको ये आर्टिकल 72 याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा हर साल। आपसे ये इससे रिलेटेड, इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे ये पार्डन करने का जो राइट है, पावर है, ग्रांट किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो आपका आर्टिकल 72 के तहत आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मकसद ही है कि आपको एनालिसिस करके थोड़ा इससे चारों तरफ से रिलेटेड आपको बताऊं। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 72 में ये बात कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट अ पार्डन और रिड्यूस अ सेंटेंस, मतलब कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, दोषी को, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग कैपिटल पनिशमेंट। अ सिमिलर एंड पैरेलल पावर वेस्ट इन गवर्नर ऑफ ईच स्टेट अंडर आर्टिकल 161। तो देख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72 है और जो गवर्नर है स्टेट का उसको आर्टिकल 161 में पावर दिया गया है। तो ये दोनों आपको आर्टिकल याद रखना है, इसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में 2021 का जो WBCS का आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मतलब हम लोग को स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट में क्या करता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। पहला है कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे 25 मेंबर्स होता ही नहीं है, हम लोग का कितना होता है? 22 मेंबर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। दूसरे नंबर में, एग्जामिन पब्लिक expenditure not only from legal and formal point of view to discover technical irregularities but also from the point of view economy, prudence, wisdom and priority। सेकेंड ये सही है, ये करते हैं, ये है। तीसरा नंबर में है एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए आंसर
2 और 3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे जो करेक्ट पूछा है वही आंसर आपको देना है। अगर इनकरेक्ट पूछता है तो आपको 1 नंबर आंसर चूज करना पड़ेगा, 1 नंबर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, मतलब कि इम्पीचमेंट ऑफ हमारे प्रेसिडेंट का कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये इनिशिएट किया जा सकता है इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब या तो आप लोकसभा में करो या तो आप राज्यसभा में करो, किसी में भी पहले करो, लेकिन एक जगह पास होने के बाद फिर दूसरा जगह जाएगा। अगर आप लोकसभा में करते हैं तो राज्यसभा में जाएगा पास होने के लिए फिर, और राज्यसभा में पहले करते हैं तो लोकसभा में जाएगा फिर उसको जांच करने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हो सकता है पार्लियामेंट का किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस दैट फ्रेम्ड एंड चार्जेस, मतलब कि जो 1/4 मेंबर होना चाहिए, मतलब साइन होना चाहिए जो चार्जेस लगा है उस पर, तब जाके ये पास होगा। और 14 दिन के लिए आपको प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ता है। आफ्टर इट पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी के पास होने के बाद आपको ये क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन इज सेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अदर हाउस, मतलब दूसरे हाउस में आपको भेजना पड़ेगा। वेयर द प्रेसिडेंट हैज़ टू राइट अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे प्रेसिडेंट का राइट है, हक है कि वहाँ पे जाके वो अपीयर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाई, ये शायद आपको आंसर मालूम ही होगा ऑलरेडी, बहुत आदमी को मालूम होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आंसर में देख लेते हैं क्या है। द जज ऑफ सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रेसिडेंट गवर्नर कंसर्न कर सकते हैं, तो किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस स्टेट का। बट यहाँ पे ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं, अगर ऑप्शन में वो रहता कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो आपका ऑप्शन वो होता, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अकेला है, तो अकेला ये कर नहीं सकता है, गवर्नर इसके रिकमेंड पे कर सकता है। तो ये होता है। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर ऑन द कंफर्मेशन द हाई कोर्ट कलीजियम। तो ये जो है इनको मतलब ऑफिस से रिमूव भी किया जाता है गवर्नर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 86th अमेंडमेंट, देखिए फिर से अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्टर्ड और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसके लिए है, क्या चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब जब तक 6 साल कंप्लीट नहीं करते हैं, चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट 6 साल, तो ये सही है, ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड इनकरेजिंग विलेज पंचायत। डी नंबर है प्रोहिबिटिंग इंटो एग्जिटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजरीज टू हेल्थ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। देखिए यहाँ पे फिर से शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको अच्छा कोर्स स्कोर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ लेना है, सारा याद रख लेना है सारा, तो आपको हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, तो ये इसका आंसर होगा 7th शेड्यूल। ओके चलिए 7th शेड्यूल में क्या लिखा है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इट कंटेन्स 3 लिस्ट। हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब जो यूनियन है, मतलब जो केंद्र है, और जो स्टेट है, उसके बीच में जो पावर्स का जो डिवाइड के बारे में जो लिखा गया है, वो किस आर्टिकल में लिखा गया है, किस शेड्यूल में लिखा गया है, तो वो 7th शेड्यूल में लिखा गया है। और ये जो होता है 3 प्रकार का होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो
यूनियन लिस्ट होता है, मतलब यूनियन के पावर का सिर्फ लिखा रहेगा, मतलब यूनियन का क्या क्या पावर है, स्टेट सिर्फ उसी के पास रहेगा, और स्टेट के पास जो होगा वो सिर्फ स्टेट के पास होगा। और कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है जो दोनों के पास पावर रहता है, वो एक चीज़ पे दोनों उसके पास हक रहता है काम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ECF? ECF का फुल फॉर्म क्या होगा? हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा ए, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये होता क्या है, चलिए देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रेफर्स टू रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल के रेफर करता है, रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब while taking into account different risk, the economic capital framework reflects the capital that institution requires or need to hold as a counter against unforeseen risk और इवेंट्स और लूज इन द फ्यूचर। मतलब कि अगर फ्यूचर में हम लोग का कुछ लॉसेस होता है तो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, रिस्क कैपिटल बनाते हैं, जिससे कि हम लोग को बाद में जाके फ्यूचर में अगर रिस्क आता है, लूज़ होता है, तो हम लोग को परेशानी ना हो, उसको बैकअप देने के लिए वो चीज़ किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल, देखिए फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। सोच सकते हैं एक ही 2019 का पेपर में आर्टिकल, शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन से कितना सारा क्वेश्चन आ गया है। आई होप 5 या 6 तो आ ही गया होगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑल सिटीजन्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? और फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में है? तो 17, 16, 18, 19 किस में है? तो मैंने आंसर नहीं लिखा है, चलिए एक एक पढ़ते हैं, फिर आंसर हम लोग बाद में देंगे। आर्टिकल 16 में क्या कहा है? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो आपको इक्वल राइट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें कोई अनदेखा नहीं होगा। और ये जो है ये आर्टिकल 16 में ये बात कहा गया है। 17 में क्या? अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म। मतलब कि अनटचेबिलिटी जो होता था उसको एबोलिश करता है, आर्टिकल 17 में ये बात है। और आर्टिकल 18 में क्या है? एवरीवन हैज़ टू राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्सियंस एंड रिलीजियस। मतलब सबके पास राइट है कुछ भी सोचने का, कॉन्सियंस करने का, रिलीजियस चूज़ करने का। आर्टिकल 19 में क्या है? द राइट टू फ्रीडम in article 19 guarantees the freedom of speech and expression as one of its 6 freedoms। मतलब इस आर्टिकल का 6 फ्रीडम है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी 6 है, जिसमें से ये है कि आपको स्पीच करने का कुछ भी आज़ादी है। तो हमारा आंसर क्या होगा स्पीच करने वाला? आर्टिकल 19 होगा स्पीच करने का, यही ना पूछा है क्वेश्चन में, तो आर्टिकल 19 होगा। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हु वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ यूनाइटेड सोवरेन बंगाल? हमारा यूनाइटेड सोवरेन बंगाल्स का एडवोकेट्स कौन था? आंसर होगा हमारा HS सोहरावर्दी। सो हमारा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस समय हमारा जो एडवोकेट्स थे HS सोहरावर्दी थे। और जो हमारा बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था बेस्ड ऑन रिलीजियस हो रहा था, जिस कारण से ये बचाव कर रहे थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स? ये थोड़ा सा पॉलिटी से है और करेंट से जुड़ा गया है। और तो देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन में पूछा है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है वो कौन सा इसमें से रिलीज़ करता है? तो हमारा आंसर होगा नीति आयोग। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। महाराष्ट्र अचीव फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग लॉन्च्ड। नीति आयोग ने जो लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स AMFFRI, उसमें महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक अचीव किया है। और which ranks states based on the degree of reforms they have undertaken in the एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मतलब कितने सारे आप रिफॉर्म्स किए हैं उस डिग्री के अनुसार स्टेट्स को ये दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ड्यूटी के बारे में पूछा है प्रेसिडेंट का, तो इसमें से आपका ऑप्शंस है recommendation of Union Finance Commission, report of the Public Accounts Committee,
नेक्स्ट है रिपोर्ट द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये सही है, कंट्रोलर एडिटर जनरल। रिपोर्ट द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये भी सही है। और आपका जो रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये गलत है। और ये जो रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1, 3 और 4। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 1, 3, 4 यहाँ पे है, तो हमारा आंसर होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल। इसमें 2 प्रकार का 2 डेट पूछा जाता है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका चलिए मैं आंसर नहीं लिखा हूँ, आपको डायरेक्ट ये पढ़ते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसमें क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो और कब से लागू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूछा है वही गया कि कब से लागू हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 डी नंबर ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अडॉप्ट किए थे लागू किए थे 26 जनवरी को, इसी तरह हम लोग उसी दिन को रिपब्लिक डे मनाते हैं, 1950 से मनाते हैं, याद रखिएगा। और 1949 में आपको ये याद रखिएगा अडॉप्ट किया गया था। ये दोनों में, ये हर साल दोनों से ना कोई पूछता ही है, या दोनों ही पूछ सकता है एक एग्ज़ाम में। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपको। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से इस जो ये है, आप इस पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप नीचे वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं रेड बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कृपया करके लाइक कर दें हमारे इस चैनल को। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पे जाना है तो ये आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप हमारे ब्लॉग पे पहुँच जाइएगा। वहाँ पे आपको हमारे नोट्स और रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते रहेंगे। ये सारी बातें हैं। चलिए धन्यवाद, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।